नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम आपके सर पे है और उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना सेंटर अपना मतलब ज़िला कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है आपने देख लिया होगा। और इसी एईडीओ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ लाए गए हैं उसमें से जनरल स्टडीज़ वाला पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एडुटेरिया का FLT 18 है जो कि 4 अप्रैल 2026 को टेस्ट लिया गया है। ये एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया टेस्ट है ये। इससे पहले जो भी जीएस के टेस्ट है इस 7-8 टेस्ट जो है हमारे चैनल पे अलग से आपको मिल जाएगा एडुटेरिया का। और खान जीएस स्टडी सेंटर खान सर वाला भी जो टेस्ट है वो सारा जो है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए आसानी से देख सकते हैं सारे टेस्ट को। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी जो एडुटेरिया का बुक आया है 2026 एडिशन वाला जो बुक था जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का डेटा दिया गया था, उसे भी हमने चैप्टर बाय चैप्टर पूरे बुक को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है उसमें का MCQ हम लोग कर रहे हैं और MCQ टोटल 20 सेट है, उसमें भी 8 सेट हमने कंप्लीट कर लिया और अगले 2-3 दिनों में सारा सेट जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बिहार स्पेशल के तहत भी कुछ वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, अलग से सारे चीज़ का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए, बिहार स्पेशल की जो एडुटेरिया वाली वास्तुनिष्ठ बुक आती है उसका भी सारा सेट कंप्लीट करवा दिया गया है। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, सारा चीज़ चैनल पे अपलोडेड है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां मौजूद हैं? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से वृहत हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है और शिवालिक श्रृंखला है। ये तीनों जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से ये श्रेणियां मौजूद है। गारो के बारे में आपने पढ़ा है। गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में है ना, ये मेघालय में है। और गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है। गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पर खासी भी दिया गया है तो ये दोनों तो कट ही गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर और कुछ जान ले। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। और मेघालय का अगर उच्चतम शिखर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेघालय का उच्चतम शिखर है नोक्रेक और इसकी ऊंचाई 1416 मीटर है। ठीक है, और ये जो है गारो पहाड़ी पर ही स्थित है नोक्रेक। यहाँ पर महादेव पहाड़ियों के बारे में दिया गया। महादेव पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो है MP में सतपुड़ा श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ी। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए तो आपका जवाब होगा धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर है और यह जो है धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। क्लियर है। चलिए, तो A नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है ये पाई जाती है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति जो है ये भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं आप। देवदार, ओक, फर, इसके अलावा सीडार। ठीक है, सीडार, ये सब सारी चीज़ें जो है मतलब आदि वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं। तो ये सारे वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है पश्चिमी हिमालय की। जब हम बात कर ही रहे हैं तो पश्चिमी हिमालय की अधिक ऊंचाई पर लगभग 4700 मीटर, 4700 मीटर से अधिक जो है यहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। कौन सी वनस्पतियाँ? अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? तो गोखुर झील का निर्माण करती है, विसर्प नदियाँ भी बनाती है, गुम्फित वाहिकाएँ भी बनाती है। तो ये सारी बनाती हैं, यहाँ पूछा गया था नहीं करती है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D यहाँ जवाब हो जाएगा। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करती है तो मैदान में प्रवेश करते वक्त इसके मध्य व निचले भाग में अपने साथ जो है भारी मात्रा में, आप सुनते होंगे कि सिल्ट, इसके अलावा बालू के अवसाद जो होते हैं, ठीक है, बालू के अवसाद, ये सारी चीज़ें जो है अपने साथ संवहन करती है और विभिन्न निक्षेपणात्मक जो है स्थलाकृतियाँ बनाती है, जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झील, विसर्प नदियाँ, इसके अलावा बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ। ठीक है, और नदी के मुहाने पर डेल्टा वगैरह का भी निर्माण करती है। तो ये सारी चीज़ का निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर D हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, पैडल्फर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पैडल्फर मिट्टी, तो पैडल्फर मिट्टी जो है ये अम्लीय होती है, उपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी होती है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए।
तो अच्छा यहाँ दिया भी गया है। यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयोगी होती है। तो हमने अभी बताया भी कि ये मिट्टी जो है अम्लीय होती है, एसिडिक प्रकृति की होती है, अनुपजाऊ होती है। अब जब अनुपजाऊ है तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता यहाँ। तो कौन सा कथन सही है? तो ये पहला वाला सही है। दूसरा है डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है, ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया है, ऊंचे अक्षांशों में तापमान आर्द्र तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेडल्फर मिट्टी होती है। तो निचले अक्षांशों में ऊंचे तापमान और आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में लाल और पीले रंग की उष्णकटिबंधीय पेडल्फर मिट्टियां मिलती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। तो ये वाला जो दिया गया है ऊंचे अक्षांश, ये गलत दिया गया है। सही पूछा जा रहा था तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान में है। और इसकी ऊंचाई भी ध्यान रख लीजिए 450 मीटर है। ठीक है, कोको चैनल और उत्तरी अंडमान में ये अवस्थित है, जो अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। ठीक है, म्यांमार के कोको द्वीप समूह से इसको अलग करती है। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि आपको मुख्य रूप से यहाँ पूछा क्या जा रहा है? गलत कथन। ठीक है, तो यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होती है, सही है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, ये भी सही है। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, ये गलत है, अधिक विस्फोटक नहीं होता है ये। ठीक है, और चौथा दिया गया है, इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंडर शंकु का निर्माण होता है, ये भी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि शील्ड ज्वालामुखी मुख्य रूप से बहुत ही पतले, कैसे? तो पतले और तरल, ठीक है, पतले और तरल बेसाल्ट लावे के बने होते हैं, है ना। पतले और तरल बेसाल्ट लावे के बने होते हैं। लावा के अत्यधिक तरल होने के कारण गैसें जो है वो आसानी से बाहर निकल जाती है, जिससे इनमें विस्फोट बहुत कम होता है, जब तक कि पानी निकास नली से मतलब घुस न जाए। और लावा जो है वो तरल लावा दूर तक फैल जाता है, जिससे कि इसका जो आधार है वो बहुत विस्तृत होता है और ढाल काफ़ी मंद होती है, और इनका आकार जो है एक योद्धा की ढाल जैसा दिखता है। और प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, जैसे मौना लोआ के बारे में आपने सुना होगा, मौना लोआ, तो मौना लोआ जो है इसके प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि किसी कारणवश विकास पर मतलब निकास पर लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलते हैं, तो वहाँ एक छोटा शिंडर शंकु जो है वो विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अधिक विस्फोटक होते हैं, ये गलत है, विस्फोट नहीं होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल का जो प्रयोग किया जाता है वो चूना पत्थर का किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिप्सम का नहीं किया जाता है, मैंगनीज का किया जाता है, डोलोमाइट का किया जाता है। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया में लौह अयस्क के साथ कई अन्य खनिजों को मिलाया जाता है, आवश्यक होता है, जैसे कोकिंग कोल अयस्क को पिघलाने के लिए ईंधन के रूप में मिलाया जाता है। चूना पत्थर को जो है यह एक फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह जो है चूना पत्थर एक फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, और फ्लक्स के रूप में कार्य करता है जो लोहे की अशुद्धियां को हटाने में मदद करता है, चूना पत्थर, है ना। और मैंगनीज जो है ये इस्पात को मजबूती और उसे जंग रोधी बनाता है। मैंगनीज क्या करता है? तो इस्पात को मजबूती देता है और जंग रोधी भी बनाता है। इसके अलावा डोलोमाइट का उपयोग जो है डोलोमाइट का उपयोग जो है वो भट्ठी की दीवारों को सुरक्षा देने और अशुद्धियों दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन कह रहा है, आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। इस चट्टान का निर्माण आप जानते होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले जो गर्म मैग्मा होता है या लावा के ठंडा होकर जमने से होता है, इसलिए इन्हें जो है प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। ये चट्टान जो है वो अत्यंत गर्म पिघले हुए मैग्मा से बनती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की जीव जंतु या वनस्पति के अवशेष या यूँ कहें कि जीवाश्म जो है इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं, और जीवाश्म मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी का निर्माण इसमें होता, सही है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, हमने अभी देखा कि जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सारा जो है वो जल के एकदम भस्म हो जाता है, तो ये गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये जो दूसरा कथन है ये सही है। सबका अपना अपना रोजगार है,
आइसक्रीम बेचने वाले भोंपू बजा रहे हैं, क्या ही किया जाए। इनकी मतलब साउंड इतनी शार्प होती है कि उम्मीद है कि एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, क्या ही किया जाए, अपना अपना रोजगार है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है कि गलत मतलब कौन सा है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य, ये सही है। दूसरा है कोंकण तट। तो कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक विस्तृत है। तो ये गोवा से गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र से गोवा तक, समझ जाएंगे, ये गलत है। दूसरा है कन्नड़ मैदान। तो कन्नड़ मैदान जो है वो गोवा से लेकर मंगलुरु कर्नाटक है, तो ये भी गलत है। तो ये है गोवा से लेकर, के आर लिख दे रहा हूँ, मंगलुरु कर्नाटक तक है। तो ये अगर ये लिखा हुआ था तो सही होता, तीसरा वाला भी गलत है। सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है, बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों को किससे अलग करती है, तो मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत दिया गया है। और मालदीव को लक्षद्वीप मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल अलग करती है। तीसरा है पिट्टी द्वीप, जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ कोई मानवीय निवास नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित अनचेंज्ड रहता है। तो क्या नहीं बदलती है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी सीएससी में, है ना। आवृत्ति जो है वो कभी नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति उसके स्रोत पर निर्भर करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रकाश की आवृत्ति जो है वो उसके स्रोत पर निर्भर करती है। माध्यम जब भी आप बदलेंगे माध्यम, तो इसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। माध्यम के घनत्व के आधार पर प्रकाश की गति बदल जाती है। अगर आप बात करेंगे तो गति इसकी भले बदल जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे हवा से कांच में जाने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है ना। प्रकाश की गति जो है वो धीमी हो जाती है। इसमें वेग बदलता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य भी उसी अनुपात में बदल जाती है। तो आवृत्ति जो है ये कभी नहीं बदलती, अपरिवर्तित रहता है, जो यहाँ पर सिचुएशन दिया गया है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 6.25 × 10⁻18। 1 कूलम आवेश, क्यू में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो n निकालने के लिए हमेशा आवेश के जो क्वांटमीकरण के सूत्र होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो Q = N जो है, इस सूत्र को आप बैठाएंगे, Q = 1c, यानी कुल आवेश आ जाएगा। उसके बाद n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। इस तरह से निकालेंगे। तो ऐसे आप रट ही लीजिए, अभी उतना क्या सीखिएगा। ये कई बार और भी ये PYQ दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है वो दर्पण के पीछे बनता है, ये भी चीज़ ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, ठीक है, और बिल्कुल मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा मिलाना है, भौतिक राशि है। त्वरण का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, त्वरण का मीटर पर सेकंड। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संदर्भ में तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सही विन्यास कौन सा होगा। सही विन्यास पूछा गया है। तो पाराबैंगनी, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बढ़ता हुआ क्रम जो है कम तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य की ओर बताता है, ठीक है। तो पाराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त और सूक्ष्म, जिसमें कि अगर इसे आप ऐसे ही मतलब ये क्या कहते हैं उसे क्रोनोलॉजी जानना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो गामा किरणें होंगी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का, ठीक है, गामा किरण का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। उसके बाद पाराबैंगनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अवरक्त तरंग, उसके बाद रेडियो तरंग सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है ना। मतलब ये क्रोनोलॉजी एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। सबसे ज़्यादा गामा किरण, उसके बाद एक्सरे,
एक्सरे, वो मैं बस एग्जाम्पल बता रहा था, ये क्रोनोलॉजी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। गामा किरण, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद 3 नंबर पर हो जाएगा पाराबैंगनी, जो यहाँ पर दिखा है आपको ऑप्शन में, पाराबैंगनी। चौथे नंबर पर आ जाएगा क्या, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा दृश्य प्रकाश, यहाँ देखिए दिया ही गया है। 5वें नंबर पर अवरक्त, और 6ठे नंबर पर सूक्ष्म किरणें, और 7वें नंबर पर अभी हमने बताया कि रेडियो तरंग, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंग का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। कैसे, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता ही है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। और यहाँ ऊर्जा वेग यानी कि v जो है, ऊर्जा वेग v के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए यदि वेग को दुगना कीजिएगा 2v किया जाता है तो ऊर्जा जो है ये 2² हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। ऑप्शन नंबर बी, विखंडन की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत तेज गति के होते हैं, और इस तेज न्यूट्रॉन के कारण आगे के विखंडन प्रक्रिया काफ़ी मतलब उतनी प्रभावी जो है वो नहीं हो पाता है। मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद साधारण जल इन तेज़ न्यूट्रॉन से टकराकर उनकी गति को, ये सारी चीज़ें भारी जल, ग्रेफाइट, साधारण जल, ये सब जो है तेज़ न्यूट्रॉन से टकराकर उनकी गति को कम कर देता है, जिससे वे तापीय न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ये धीमे न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ विखंडन करने में अधिक सक्षम होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए छड़ें जैसे कि कैडमियम या बोरोन आदि जो है उपयुक्त प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलाना है आपको प्रक्रिया और विवरण यहाँ पर दिया गया है, आपको मिलान कर देना है जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन, तो ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, कपूर इसका एग्जाम्पल है। ठोस कपूर जलाएंगे तो बिना लिक्विड में बदले वो गैस में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना, ए का हो जाएगा 2। संघनन, गैस का द्रव्य में बदलना। निक्षेपण, गैस का सीधे ठोस में बदलना। हिमीकरण, द्रव्य का सीधे ठोस में बदलना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहा जाता है, काफ़ी आसान है, ट्रिटियम बोला जाता है। ट्रिटियम हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, पता ही होगा, जिनमें से केवल एक रेडियोधर्मी है, यही वाला ट्रिटियम। ठीक है। और प्रोटियम भी होता है 1H, इसमें जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटियम, मतलब कोई समस्थानिक हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो यही है प्रोटियम, इसमें 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्थिर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा प्रोटियम के बारे में। चलिए, श्वसन को किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है, तो इसे जो है ऊष्माक्षेपी माना जाता है। ठीक है, श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है क्योंकि प्रक्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, ऊर्जा जो है मुक्त होता है। ठीक है, ऊर्जा जो है मुक्त होता है, और श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, यही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण जो है वो Al2O3 है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्षारीय व्यवहार दिखाता है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय व्यवहार दिखाता है। रक्त किस प्रकार का कोलाइड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो द्रव्य में ठोस। रक्त जो है वो कोलाइड है, द्रव्य में ठोस। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसे रसायन विज्ञान की भाषा में सॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सॉल कहा जाता है। और इसमें ठोस घटक जैसे कि RBC है ना, RBC आपने पढ़ा होगा। उसके बाद WBC, इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये सब सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। और ये ठोस कण जो है वो तरल प्लाज्मा के अंदर फैले होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम से कार्य करते हैं।
ठीक है, परिक्षेपण के माध्यम से कार्य करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व। अब ये आइसक्रीम वाला कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है यार, आज बिना मतलब का घूम फिर के इधर ही आ रहा है, मतलब अब क्या बोला जाए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ये इस आइसक्रीम वाले को सबसे बच्चे इसी मोहल्ले में, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी मोहल्ले में नज़र आते हैं। ये 4 बार घूम के आ चुका है, तीसरी चौथी बार, मतलब 1-2 बार वीडियो बनाते बनाते रुकना पड़ा है, इतना ज़्यादा खिड़की के पास ही आके बजा रहा है, क्या बोला जाए। लेकिन चलिए अब उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, रोजगार है अपना अपना। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। मेन है कि ये कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। अब संक्रमण तत्व क्या लगेगा, अलग से कुछ आ गया है, तो ये आवर्त श्रेणी के डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है, और ये संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व के समूह 3 से 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, और इन्हें संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक धातुओं और पी ब्लॉक धातुओं के बीच एक संक्रमण या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। एस ब्लॉक के समूह जो हैं 1 और 2 के तत्व क्षार और क्षारीय मृदा धातु आते हैं। पी ब्लॉक की अगर बात कर ली जाए तो पी ब्लॉक में जो समूह होते हैं वो 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। क्लियर है। चलिए 24 नंबर, निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में हॉल हेराल्ट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। हॉल्ट हेराल्ट प्रक्रिया जो है एल्युमिनियम के उत्पादन में मुख्य औद्योगिक प्रक्रिया है। इसमें एल्युमिनियम यानी Al2O3 को पिघलाते हुए क्रायोलाइट में घोलकर विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, और हैबर प्रक्रिया का उपयोग जो है वो यहाँ पर जो दिया गया है, हैबर प्रक्रिया का उपयोग अमोनिया, ठीक है, NH3 के औद्योगिक निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, और बेसिमर प्रक्रिया जो है इसका जो है इस्पात के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसमें तो इस्पात के निर्माण में उपयोग किया जाता है, और ये बहुत ही पुरानी विधि है। क्लियर है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से वर्ग की पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम, आरोही नहीं अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। अवरोही आरोही, आरोही होता तो मतलब देख लीजिएगा, अवरोही आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग। तो अवरोही क्रम में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जगत होगा, मतलब सबसे ऊपर जगत, संघ, वर्ग, यहाँ पर गण है, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, इसका इंग्लिश वाला एक बार देख लिया जाए क्या। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ वही है, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेक्सोनोमिक हिरार्की। तो सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पेसीज। ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखिएगा, याद रखना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, वैसे भी साइंस में ज़्यादा जो टर्म याद रहते हैं वो इंग्लिश वाले ही होते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका अंगक है और इसका कार्य क्या है। तो कोशिका अंगक में सबसे पहले गोल्जी काय दिया गया, तो ये पैकेजिंग और परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी देता है, ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी का मतलब उत्पादन करता है। केंद्रक अनुवांशिक सूचना का नियंत्रण करता है। तो इस तरह से अगर आप मिलाइएगा तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियां होती है अनैच्छिक और रेखित। ऑप्शन नंबर ए, अनैच्छिक का अर्थ है कि इन मांसपेशियों की गति पर हमारा सचेत नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, आप हृदय की गति रोक सकते हैं क्या अपने मन से? नहीं रोक सकते हैं। हृदय अपने आप बिना रुके जीवन भर धड़कता रहता है। और रेखित सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जा सकता है, तो इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियां या रेखाएं दिखाई देती है जो कि कंकाल की मांसपेशियों के समान होती है। हृदय की मांसपेशियां संरचना में कैसी होती है? रेखित होती है। ठीक है, लेकिन कार्य में अनैच्छिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ध्यान रखिएगा। चलिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो श्वसन जड़, मैंग्रोव सहारा देने वाली जड़, बरगद प्रकाश संश्लेषक जड़, गिलोय परजीवी जड़, अमरबेल। ये गलत है, ये गलत है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले मैंग्रोव पौधे होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि राइजोफोरा। इसमें जो है न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए ज़मीन के ऊपर निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है अमरबेल, तो अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। कौन सा? पूर्ण स्तंभ परजीवी है
है ना। हालांकि इसमें चूसक जड़ें होती है, लेकिन इसे अक्सर जड़ परजीवी के बजाय स्तंभ परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, स्तंभ परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जड़ परजीवी का सटीक उदाहरण जो है वो रेफ्लेशिया एक आप याद रख सकते हैं, रेफ्लेशिया या ओरोबैंकी भी याद रख सकते हैं आप, ओरोबैंकी भी आप ध्यान रख सकते हैं। पाचन तंत्र के संदर्भ में ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन एक महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है, ध्यान रखिएगा, पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह अग्नाशय द्वारा निर्मित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह जो है अग्नाशय के द्वारा निर्मित होती है और छोटी आंत में स्रावित होती है। निर्मित अग्नाशय करता है, लेकिन स्रावित कहाँ पर होती है? तो छोटी आंत में स्रावित होती है। और ट्रिप्सिन एक मतलब एक तरह से कहें तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और यह भोजन में मौजूद जटिल प्रोटीन अणुओं पर क्रिया करता है और उन्हें छोटे अणुओं, जिन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है, इसमें पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। ठीक है। क्रिस्पर Cas9 तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जीन एडिटिंग से है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्पर Cas9 एक क्रांतिकारी तकनीक इसे कहा जाता है और वैज्ञानिकों को किसी भी जीव के डीएनए को बहुत सटीकता से बदलने में या यूं कहें कि एडिट करने की अनुमति देता है, क्रिस्पर Cas9 तकनीक। ठीक है। और इसे जो है जेनेटिक कैंची भी कहते हैं, है ना, जेनेटिक कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये जो Cas9 है एक प्रोटीन है जो एक कैंची की तरह कार्य करता है। Cas9 जो है वो एक प्रोटीन है और ये किसकी तरह कार्य करता है? तो एक कैंची की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे जेनेटिक कैंची भी बोला जाता है। वंश और संस्थापक, चलिए हिस्ट्री की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो पल्लव वंश सिंह विष्णु, कहाँ दिख रहा है? पल्लव वंश सिंह विष्णु। 2 चालुक्य वातापी पुलकेशिन प्रथम, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, होयसल हो जाएगा नृपकाम द्वितीय। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन के समय बना था। फ्रेजर आयोग बना कब था? तो ये 1902 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, इस समय कर्जन ही था। 2 नंबर हंटर आयोग 1882, जो आपको याद आ रहा होगा वो हंटर कमीशन था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित किया गया था। ये हंटर आयोग है। ठीक है, 1882 में, और लॉर्ड रिपन के समय ये बना था। स्ट्रेची आयोग ये बना था 1878 में, और स्ट्रेची आयोग का संबंध लॉर्ड लिटन से है। और फ्लोड आयोग 1940 की बात है, और यह जो है लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय, है ना। तो अगर आप मिलाएंगे इस तरह से तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथन, चलिए कथन और कारण दे दिया गया है। कथन बोल रहा है कि 1926 में गठित लिनलिथगो आयोग, शाही कृषि आयोग ने कृषि सुधारों की सिफारिश की थी, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को जमींदारों के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करना था। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो आर तो ऐसे ही लग रहा है गलत है, मतलब वास्तविक में भी गलत है, और ए जो है सही है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, लिनलिथगो आयोग जो है वो इसे शाही कृषि आयोग भी बोला जाता था। ठीक है, शाही कृषि आयोग भी इसे बोला जाता था, और इसका गठन 1926 में किया गया था, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1928 में दी थी। इसके अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, और ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किसी भी आयोग का प्राथमिक उद्देश्य जो होता था वो भारतीय किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करना नहीं था। वो तो चाहते ही थे जमींदारों के थ्रू किसानों पर शोषण किया जाए। शाही कृषि आयोग का मुख्य उद्देश्य था कृषि में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, उसे और उन्नत बनाना, ताकि कृषि विपणन में सुधार किया जा सके। ठीक है, और इससे जो है ब्रिटिश उद्योगों को फायदा मिले, ब्रिटिशों को कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये था शाही कृषि आयोग का मेन मकसद। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेभागा आंदोलन 1946 के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये विचार करते हैं, विचारक तो हैं ही हम लोग। पहला कथन है कि यह बंगाल में किसान का एक सशक्त विद्रोह था। बिल्कुल सही है। तेभागा का अर्थ होता है 3 हिस्सा।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तेभागा का अर्थ है 3 हिस्सा। और यह जो है दूसरा कथन है कि किसानों की मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा उन्हें मिले, तो ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था, ये गलत है। मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था, बल्कि उस समय जो है बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और लीग ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी मशीनरियों का उपयोग किया था और किसानों पर दमनकारी कार्यवाही भी की गई थी इस मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। और यह जो है तेभागा आंदोलन बटाईदारों द्वारा जोतदारों यानी कि जो बटाईदार थे और उनके द्वारा जो जोतदार यानी धनी जमींदार के खिलाफ एक सशक्त और उग्र विद्रोह था। इसमें जो है गरीब किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा पाने के लिए लड़ रहे थे और उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार बटाईदार को फसल का केवल 50% हिस्सा जो है वो मिलता था। किसानों की मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा बटाईदार को मिले और शेष 1/3 हिस्सा जोतदार को। इस मांग को लेकर यह आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो इसमें केवल 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा के द्वारा किया गया था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI से संबंध रखती थी। कंपाराम सिंह, भवन सिंह और महिला नेता ईला मित्रा इस आंदोलन की प्रमुख रणनीतिकार थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बिछवाई क्योंकि रेलवे का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण उद्योग का विकास करना था। ये उल्टा था, ग्रामीण उद्योग का विकास नहीं करना था, विकास नहीं किया जा सके। रेलवे का विकास इसलिए किया गया था डलहौजी के द्वारा 1853 में कि जो विदेशी निर्मित वस्तुएं हो वो रेलवे का जो बिछाया गया था लाइन वगैरह, उसका उपयोग करके रेलवे के क्या उसे कह सकते हैं कि उस सिस्टम का उपयोग करके जो भारत के एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तक विदेशी सामान को पहुँचाया जा सके। तो इसके बिल्कुल विपरीत उद्देश्य था। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कब शुरू किया गया था? तो पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, और यहाँ दिया ही गया है बॉम्बे से थाने के बीच शुरू किया गया था। और पहली यात्री रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के बीच चली थी और इसे जो है भारतीय परिवहन के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना के रूप में जाना जाता है। और उद्देश्य जो है वो साफ था, भारत के आंतरिक हिस्सों से कच्चा माल जैसे कि कपास, जूट, अनाज, ये सारी चीज़ों को बंदरगाह तक तेज़ी से पहुंचाया जा सके ताकि उसे ब्रिटेन के जो है उद्योगों को भेजा जा सके। और इंग्लैंड में जो निर्मित फाइनल निर्मित जो होगी, एकदम मुख्य रूप से जो पूरी तरह से जो तैयार है माल, उसे दूर दराज बाजारों तक आसानी से भारत में पहुंचाया जा सके। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कथन चुनना है। पहला कथन कह रहा है इसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव दिया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें उच्च शिक्षा के लिए केवल अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और शैक्षणिक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये गलत है, ठीक है। चौथा वाला इसमें गलत दिया गया है। वुड्स डिस्पैच ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया था और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की स्थापना का भी मांग किया था, ठीक है। नॉर्मल स्कूलों की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था इस वुड्स डिस्पैच के नियम के अनुसार, जो कि 1854 में आया था और इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा भी बोला जाता है। और वुड्स डिस्पैच जो है 1854, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी विद्रोह और नेतृत्व कौन किसके नेतृत्व करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, किसके नेतृत्व में? तो जगन्नाथ सिंह, ए का हो जाएगा ए। दूसरा है हो विद्रोह। हो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था और राजा पराहत के इसके नेतृत्व में हुआ था। तीसरा खोंड विद्रोह, उड़ीसा में हुआ था। खोंद विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। किन के नेतृत्व में? चक्र बिसोई के नेतृत्व में। रंपा विद्रोह पढ़े ही होंगे, आंध्र प्रदेश में हुआ था। AP अरुणाचल मत समझ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। और अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरह से जो दिया गया है 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। 38 नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कुंवर सिंह के सैन्य अभियान के बारे में क्या सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है। तो उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने रीवा के राजा की सहायता से आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था, ये गलत दिया गया है, ठीक है। रीवा के राजा ने अधिकार के दौरान कुंवर सिंह से सहायता नहीं मांगी थी, ठीक है। सहायता रीवा के राजा की सहायता रीवा के राजा ने बाबू कुंवर सिंह की सहायता नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। रीवा के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था और कुंवर सिंह ने रीवा के राजा के क्षेत्र से गुजरने का प्रयास किया था, लेकिन राजा ने अपने राज्य के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे। आजमगढ़ पर अधिकार उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से किया था बाबू कुंवर सिंह ने।
तीसरा कथन दिया गया है, वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में हथियारों और गोला बारूद के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित किया था, तो ये भी सही है। तो इस तरह से 1 और 3 यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक्ट और इसके विशेष प्रावधान कौन कौन से थे? तो 1874 का पिट्स इंडिया एक्ट में नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 1793 का चार्टर एक्ट में नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना तय किया गया था, ठीक है। 3 नंबर, 1813 का चार्टर एक्ट ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। 4 नंबर, 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड, चटगांव शस्त्रागार छापा और जतिन दास की शहादत, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? 17 दिसंबर 1928। असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, 8 अप्रैल 1929। जतिन दास की शहादत 13 सितंबर 1929, मतलब ये यहाँ पर है, ये आप समझिएगा। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1930। तो इस तरह से आप मिला लीजिए, ये 17 दिसंबर 1928 की घटना है, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ये अप्रैल की घटना है और ये सितंबर की, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा जतिन दास वाला 4, फिर हो जाएगा 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को ही मुख्य मुद्दा क्यों चुना गया? तो नमक को मुख्य मुद्दा इसलिए चुना गया क्योंकि यह अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से जोड़ने वाला भावनात्मक और भौतिक मुद्दा था। महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक अस्त्र का इसमें उपयोग किया गया था, ठीक है। और नमक एक अनिवार्य वस्तु है जिसकी आवश्यकता सभी भारतीयों को थी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको। इसने एक अखिल भारतीय जन आंदोलन की नींव रखी थी और नमक का उपयोग हर घर में होता ही है अभी भी, उस समय भी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो के संचालन के संदर्भ में सही युग्म को चुने, तो सही युग्म चुनना है। उषा मेहता मुख्य संचालिका थी, कई बार ये बीपीएससी के सीएससी एग्जाम में पूछा गया, सिविल सर्विसेज में, ये सही है। दूसरा, राम मनोहर लोहिया नियमित प्रसारण करता थे, ये भी सही है। बीएम खाकर तकनीकी सहयोग करते थे, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भूमिगत रेडियो मतलब कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है वो 1942, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय चला था 1942 में। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश दमन के बीच एक साहसी और रणनीतिक कदम माना जाता है, ठीक है। और उषा मेहता ये जो है रेडियो प्रसारण की मुख्य संचालिका थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में यह जोखिम उठाया और मुंबई से गुप्त रूप से प्रसारण इन्होंने जारी रखा था, उषा मेहता। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ के लोग लिंग और योनि की पूजा के प्रतीक के रूप में पत्थर के छल्लों का उपयोग करते थे, सही है। दूसरा, पशुपति मुहर पर हाथी, व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और 2 हिरण का अंकन मिलता है, ये भी पढ़ा हमने, बिल्कुल सही है। तीसरा, हड़प्पा वासियों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था लेकिन वे केवल पुरोहित वर्ग के लिए सीमित था, ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के छल्ले और योनि के प्रतीक प्राप्त हुए हैं, जिससे पहला वाला कथन जो है वो सही होता है, जो यह संकेत देता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मातृशक्ति और प्रजनन शक्ति, लिंग और योनि की आदि की पूजा और उपासना करते थे, ठीक है। और ये जो पशुपति जी के बारे में दिया गया है, तो प्रसिद्ध पशुपति मुहर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसमें एक योग मुद्रा में बैठे देवता के चारों ओर जानवर का अंकन मिलता है। इसमें हाथी, बाघ, ये सब जो नाम दिए गए, ये सारी चीज़ें, और इसे आदि शिव माना जाता है, आदि शिव माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हड़प्पावासी प्रकृति पूजा, मातृदेवी की पूजा और पशु पूजा में विश्वास रखते थे, लेकिन वहाँ मंदिर जैसे स्थापत्य संरचना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें जो है काफ़ी बाद में वहाँ पर विकसित हुई थी, ठीक है। चलिए, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला गलत है। बौद्ध संगीतियों को उनके परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए, तो विचार करना है। प्रथम, बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, जो कि राजगृह में हुआ था, है ना, सही है ये। दूसरा है तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में।
और इस समय अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया था, ये भी सही है। पहला वाला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला इसके 100 साल पीछे आ जाइए आप, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा वाला कब हुआ था? तो तीसरा वाला जो है ये 255 या 250, 250 आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और चौथा वाला जो है वो पहली शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थ दिया गया है, चतुर्थ वाला कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इस समय थेरवाद, और ये कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। तो थेरवाद और महायान का आधिकारिक विभाजन हुआ था। तो तीनों के तीनों यहाँ पर युग्म सही दिए गए हैं, तो सभी 3 युग्म जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए 45 नंबर, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं जिसे दीनार बोला जाता था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन दिया गया है, गुप्त राजाओं ने भारत में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है ये। गुप्तकालीन अभिलेखों जैसे कि इंदौर ताम्रपत्र वगैरह से हमें पता चलता है कि स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, जबकि बाद में रजत के सिक्कों को रूपक बोला जाता था, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय के बाद ये रूपक वगैरह जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। और गुप्त सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का अंकन भी मिलता था, जैसे कि लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, कार्तिकेय। और यह गुप्त राजाओं के धार्मिक दृष्टिकोण और समन्वयवादी नीति को दर्शाता था। इन सिक्कों में सोने की शुद्धता कुषाण सिक्कों की तुलना में अधिक थी, तो गलत है, कुषाण में ज़्यादा शुद्धता थी, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल एक यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के सैन्य विभाग दीवाने अर्ज के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस विभाग का प्रमुख आरिज मुमालिक होता था, लेकिन वह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था, सही है। सैनिकों का हुलिया दर्ज करने और घोड़ों को दागने की प्रथा इस विभाग द्वारा नियंत्रित थी, बिल्कुल सही है। पूछा क्या जा रहा है, गलत कथन अभी तक नहीं मिला है, आगे देखते हैं। आरिजे मुमालिक का मुख्य कार्य सेना की भर्ती, निरीक्षण और रसद प्रबंधन था, ये भी सही है। चौथा, युद्ध के समय सुल्तान की अनुपस्थिति में आरिजे मुमालिक ही अनिवार्य रूप से सेना का नेतृत्व करता था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आरिजे मुमालिक जो है वो सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, लेकिन प्रधान सेनापति हमेशा सुल्तान ही होता था। आरिज का काम सेना की प्रशासन को संभालना था, है ना, जो पहला दिया गया है। और यहाँ पर जो है युद्ध के समय में सुल्तान की अनुपस्थिति में आरिजे मुमालिक ही अनिवार्य, तो ये गलत है, हमेशा सुल्तान ही सेनापति होते थे, ठीक है। चलिए, इस विभाग की जिम्मेदारी सेना की भर्ती, नियमित निरीक्षण, वेतन और भुगतान आदि का रसद प्रबंधन वगैरह इसमें करना था। चलिए 47 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया है कि न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन यानी गलत कथन चुनना है। पहला कथन है, राजा न्याय का अंतिम स्रोत था और उसकी सभा को धर्म शासन कहा जाता था, बिल्कुल सही है। गाँव में न्याय का कार्य स्थानीय पंचायतों और आयगरों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही है। विजयनगर में मृत्युदंड केवल राजद्रोह के मामलों में दिया जाता था, सामान्य हत्याओं में नहीं, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य में दंड विधान अत्यंत कठोर था, ठीक है। और निकोलो डी कोर्टो और डोमिंगो पायस जैसे विदेशी यात्री के वृत्तांत अगर आप पढ़ेंगे, मतलब उसके साक्ष्य से ये पता चलता है कि विजयनगर में चोरी, व्यभिचार, हत्या और राजद्रोह जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मतलब अगर आप चोरी भी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो उसके लिए भी मृत्युदंड था। तो तीसरा वाला गलत है और यहाँ गलत बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चौथा कथन सही है, ये जान लीजिए, ब्राह्मणों के लिए दंड की मात्रा अन्य वर्गों की तुलना में अक्सर भिन्न यानी कि कम कठोर हुआ करती थी, चौथा भी सही है। चलिए 48 नंबर, मुगल काल में हुजूर नवीस और वाकिया नवीस के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वाकिया नवीस दरबार की घटनाओं और सम्राट के आदेशों को दर्ज करता था, बिल्कुल सही है। हुजूर नवीस विशेष रूप से मनसबदारों के सैन्य निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करता था, तो ये गलत है। हुजूर नवीस जो है वो सैन्य निरीक्षण से संबंधित अधिकारी नहीं थे। हुजूरे का अर्थ होता था, हुजूर का अर्थ होता था दरबार या सम्राट की उपस्थिति। हुजूर नवीस वे अधिकारी थे जो सम्राट के व्यक्तिगत या सीधे पत्राचार आदेशों को तैयार करते थे। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। कौन सा कथन पूछा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों और उनके विश्वास मतलब उनके निवास स्थानों के संदर्भ में गलत मिलान करें। तो गलत मिलान को चुने, ठीक है। पहला दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, बिल्कुल सही है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी, सही है। बाबा फरीद अजोधन, ये भी सही है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी लाहौर, ये गलत है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो है ये कहाँ के, ये इनका संबंध कहाँ से है? तो नागौर से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सबके सब सही दिए गए हैं, गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब है।
और ये जो यहाँ पर अजोधन दिया गया है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, ये पाक पाटन, ठीक है, पाक पाटन, ये याद रखिएगा। चलिए, ग्रंथ और लेखक, कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मृच्छकटिकम यह एक प्रकरण या नाटक है जिनमें समान नागरिक संहिता का, समान नागरिक जीवन का जो है इसमें वर्णन किया गया है, और मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। एक का हो जाएगा 2। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है इसमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी दिलाने की कूटनीति का विवरण किया गया है। किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम यह जो है भारवी के द्वारा लिखा गया है। तो 2 के बाद 1, उसके बाद 4, और 10 कुमार चरित्रम ये दंडिन का है। तो 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये 10 कुमार चरित्रम ये जो है ये 10 राजकुमारों के साहसिक कारनामों का जो है रोचक वर्णन इसमें हमें मिलता है। बालकल प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की चर्चाएं चल रही थी, तो उस समय जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार की थी, और इसे ही जो है बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं। और इस योजना के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था कि सत्ता का हस्तांतरण सीधे केंद्र ना हो, अलग अलग प्रांतों को कर दिया जाए, सीधे केंद्र को न करके अलग अलग प्रांतों को कर दिया जाए। ये सब सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। बाल्कन शब्द जो है वो यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप से लिया गया, जहाँ कई छोटे छोटे स्वतंत्र देश बने थे। माउंटबेटन की इस योजना से भारत के भी कई छोटे टुकड़ों में बंटने का खतरा था। ठीक है, चलिए। और नेहरू जी ने इसका काफ़ी विरोध किया था, जिसके कारण इस योजना को त्याग करना पड़ा। उसके बाद माउंटबेटन ने एक नई योजना तैयार की, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाने, ठीक है, 20 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। इसकी सबसे प्रमुख बातें कुछ थी, जो मतलब ये बात थी कि इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और अब भारत के साथ व्यापार के द्वार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग बताया है? कौन सा विवाद था? तो ये केशवानंद भारती विवाद था। केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। और ये हुआ कब था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये ध्यान रखिएगा, केरल राज्य 1973 में, ये जानते हैं। और भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी बेंच, मतलब 13 न्यायाधीश की बेंच थी ये, और जिसमें से 7-6 के बहुमत से न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार सहित, ठीक है, किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बताया जाएगा, समय समय पर इसकी व्याख्या की जाएगी। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? तो विधि द्वारा जो है वो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, अनुच्छेद 3 ये कहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है, बी नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 3 जो है वो कहता है कि किसी राज्य को से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं आप, संसद बना सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद, किसी भी राज्य का क्षेत्र जो है वो घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो वंशानुक्रम है, पंजीकरण है, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता आप भारतीय नागरिकता के तहत नहीं ले सकते हैं। मतलब किसी और देश की अगर आप नागरिकता लेंगे तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर है? पंजीकरण द्वारा इससे आप क्या समझते हैं? तो भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिक से विवाह करते हैं अगर आप, तो विवाह करने वाले व्यक्ति आवेदन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। एक विदेशी व्यक्ति जो निर्धारित समय तक भारत में रहा हो और कुछ अन्य योग्यताएं पूरी करता हो,
तो इसके द्वारा भी कर सकता है, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भी किया जा सकता है। 56 नंबर, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया और ये घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो तीसरा वाला भी सही है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है? तो बनता है संसद के दोनों सदनों का। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है राज्यों की विधानसभा, ये भी इसमें भी वही चीज़ लागू होगा। राज्यों की विधान परिषद लागू नहीं होगा क्योंकि केवल भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है और विधान परिषद का सृजन किया जाना चाहिए या हटाना चाहिए, इसका उल्लेख हमें भारत के अनुच्छेद 169 में मिलता है। दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जो है यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है ना। और सभी के निर्वाचित सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 58 नंबर, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय, ठीक है, राष्ट्रपति का आशय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि किसी मुद्दे पे संसद जो है वो संयुक्त बैठक कर सकती है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जब भी की जाएगी तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ऐसा नहीं कि राज्यसभा उच्च सदन है तो राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध जब पैदा होता है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का आशय, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब वैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है कि संयुक्त बैठक किया जाना है, जब मतभेद होता है तो उस समय राष्ट्रपति दोनों सदनों को समन भेजकर बुलाते हैं। ठीक है, दोनों सदनों को समन भेजते हैं और बुलाते हैं और अपने आशय की सूचना देते हैं। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती जब तक कि राष्ट्रपति ने बैठक बुलाने का आशय पहले ही घोषित न कर दिया हो। लोकसभा भंग होती है, आप कहेंगे राज्यसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है किसके अंतर्गत? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131, आप ध्यान रखिएगा, 131 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करने की शक्ति देती है। और इसके तहत बहुत सारे विवाद होते हैं, जैसे कि जब भारत सरकार और किसी एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, इसके अलावा जब एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ अन्य राज्य हो, इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच आपसी मतभेद हो, तो इन सारी चीज़ों में इसका उपयोग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो केंद्र राज्य विवाद होने के बावजूद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते, जैसे कि नदियों की पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद अनुच्छेद 262, इसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। और जो मामले वित्त आयोग से संदर्भित होते हैं वो भी इसमें नहीं आते हैं। संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों या समझौते से उत्पन्न जो विवाद होता है वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। यदि विवाद पूरी तरह से वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक प्रकृति का हो तब भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता ये सारी चीज़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाएं का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 210 में किया गया है। विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के संबंध में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 210 में। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के विधानमंडल में कार्य करने के लिए जो भाषा है उसके बारे में बताया गया। विधानमंडल का कार्य जो है वो राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। राज्य की राज्य भाषा या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। क्लियर है। 61 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमी की तरफ हम लोग आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो जो रेट है उसमें वृद्धि की जाती है।
ठीक है। रेपो रेट जब बढ़ा देगी सरकार तो बैंक के पास पैसा कम होगा, और बैंक के पास कैसा पैसा कम होगा तो वो आपको लोन कम देंगे, और लोन आपको कम मिलेगा तो आप उछल कूद कम करेंगे। ठीक है, लोन वगैरह मिल जाता है तो आपको एक एसी की ज़रूरत है, जब 10 लाख रुपए लोन मिल जाएगा तो आप चाहेंगे कि हर रूम में एसी लग जाए, आपके घर में 10 एसी लगेगा। तो अब एसी का उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। अब चूंकि बैंक आपको लोन दे रही है तो ऐसा नहीं है केवल आप ही को दे रही है, आपके ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लोन मिल जाएगा। तो एसी का उत्पादन तो मान लीजिए 1000 एसी का उत्पादन कर रही है प्रत्येक महीना कोई कंपनी, अब अचानक से सबको लोन मिल गया, लिक्विडिटी बढ़ गई है। लिक्विडिटी अगर मार्केट में बढ़ गई है, पैसे का प्रभाव अगर बढ़ गया क्योंकि रेपो रेट कम कर दी गई है, जिससे बैंकों को आसानी से आरबीआई से पैसा मिल रहा है, और बैंकों के पास अत्यधिक मात्रा में पैसा है तो बैंक आप जाएंगे 5 लाख लोन लेने, बैंक आपको 10 लाख लोन देगी। लेकिन एसी का जो उत्पादन हो रहा है, मैं बस एग्जाम्पल के रूप में एसी ले रहा हूँ एसी का, क्योंकि गर्मी का समय अभी एसी का उत्पादन 1000 ही हर महीने हो रहा है। एग्जाम्पल है ये, 1000 क्यों होगा, ज़्यादा होगा। तो अब जो है अचानक से आप एक एसी लेना चाहते हैं, आप 10 एसी लेंगे, हर रूम में अपना एसी लगवाएंगे, तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। इससे क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गया। अब जब डिमांड बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, मतलब सप्लाई घट गया, डिमांड बढ़ गया। तो अब एसी जो बेचेगा दुकानदार, उसके पास अगर 10 ही एसी और पहुंचने वाले 12 पहुंच जाएंगे, लेने वाले 12 अगर हो जाएंगे, तो जो एसी वो 28,000 में बेच रहा है उसका बोलेगा सर इसका 32,000 लगेगा। तो अनावश्यक रूप से महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़ी। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। क्लियर है, शॉर्ट में इतना ही बताया जा सकता था। जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी और जीएनपी के बीच जो मुख्य अंतर है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का अंतर है। जीडीपी और जीएनपी के बीच जो है संबंध को एक सूत्र से आप समझ लीजिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एनएफआई ए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जीडीपी एक देश की सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन की सभी वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य होता है। इनमें यह मायने नहीं रखता कि उत्पादन करने वाला नागरिक हो या विदेशी। ठीक है, ये जीडीपी की बात कर रहा हूँ। जीएनपी जो है वो एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल मूल्य, चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो। तो जीडीपी देश के अंदर और जीएनपी नागरिकों के द्वारा उत्पादित होता है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। क्लियर है, चलिए। और इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता है, जिसमें हमारे नागरिक द्वारा विदेश में कमाई की गई आय और विदेशियों द्वारा हमारे देश में कमाई की गई आय का अंतर शामिल होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है डेविड रिकॉर्डो के द्वारा। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसे अर्थशास्त्री हुआ करते थे डेविड रिकॉर्डो। इनके द्वारा 1817 में प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको चुनना है। तो इसमें क्या उत्पादन करना है यह निर्णय सरकार लेती है, बिल्कुल सही। समाजवादी में सरकार की अहम भूमिका होती है और प्रत्यक्ष रूप से पूरी भूमिका होती है सरकार की। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, बिल्कुल सही है। कीमत निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा तय किया जाता है, नहीं, सरकार के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, क्योंकि समाजवादी है। और चौथा, उत्पादन के साधनों पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है, ना ही समाजवादी ना ही पूंजीवादी, दोनों का मिली जुली रूप हम लोग यहाँ पर अपना कर चल रहे हैं। क्लियर है, चलिए। अब 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? तो कच्चे माल पर किया गया खर्च परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। परिवर्तनशील लागत होता क्या है? तो यह वह लागत होता है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन शून्य होता है तो लागत भी शून्य हो जाएगी, जैसे उत्पादन बढ़ता है तो यहाँ लागत भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए। 66 नंबर, यदि सरकार किसी वस्तु पर सब्सिडी प्रदान करती है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूर्ति बढ़ जाएगी। किसी वस्तु पर अगर सब्सिडी मिल जाएगा, आपको अगर अभी एसी मिल रहा है 28,000 में, इसमें सरकार कह देगी कि हम भाई 10,000 रुपये तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, तो 18,000 ही लगेगा। तो इसमें पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूर्ति बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए। सब्सिडी मिलने से उत्पादकों के लिए उत्पादन का खर्च जो है वो कम हो जाता है, और लागत कम होने के कारण उत्पादकों का मुनाफा बढ़ जाता है ना। चाहे उत्पादक को दे दे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आपको दे दे, तो दोनों स्थिति में पूर्ति जो है वो मतलब मांग भी बढ़ जाएगी अगर आपको मिल जाएगा, और अगर उत्पादक को दे तो पूर्ति बढ़ जाएगी। विश्व बैंक समूह की किस संस्था को उधार देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो उधार देने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उधार देने वाली खिड़की या सुलभ ऋण खिड़की भी बोला जाता है। सुलभ ऋण खिड़की भी बोला जाता है। यह संस्था दुनिया के सबसे गरीब देशों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करती है। क्लियर है। और इस ऋण का जो भुगतान करना होता है, ये अवधि जो है बहुत लंबी होती है। लंबी कहने का मतलब 30 से 40 वर्ष।
ठीक है, आराम से आप पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे विकासशील देश पर आर्थिक बोझ जो है वो बहुत कम पड़ता है या नगण्य रहता है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो 4 प्रमुख स्तंभ है, ये तो पता चल ही गया। कौन सा एक शामिल नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन ये शामिल नहीं है, बाकी व्यापार करने में आसानी ये शामिल है, छूट के लिए प्रोत्साहन शामिल है, निर्यातकों के साथ सहयोग ये भी शामिल है। आयात प्रतिस्थापन शामिल नहीं है, ठीक है। छूट के लिए प्रोत्साहन पुराने प्रोत्साहन आधारित शासन से छूट और कराधान शासन की ओर बढ़ना ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला है, बिहार में पिडमोंट दलदली मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आ गया। तो पिडमोंट दलदली मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है और मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है और चंपारण जिला जो है, पश्चिमी चंपारण जिला, इसमें जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है वो हिमालय की जो सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक, मतलब नवीन जो भाग है, श्रेणी नहीं, नवीन जो भाग है शिवालिक पहाड़ियों, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण का जो सोमेश्वर है, सोमेश्वर वो इसी शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। तो सोमेश्वर श्रेणी की तलहटी में पाई जाती है और यहाँ जो है अत्यधिक वर्षा और घने वनस्पति क्षेत्र होने के कारण मिट्टी में नमी की मात्रा हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है, जिससे यह दलदली रूप से दलदली हो जाती है और काफ़ी यहाँ उपजाऊ होती है मिट्टी। यह मिट्टी जो है चावल के लिए यानी धान के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, पानी ज़्यादा ढूंढता है धान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में निर्धारण करती है? जब बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे थे 10 मिनट शो, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बताया। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों और उनके संबंधित जिलों का कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पर जो है अभ्रक नवादा, गया और जमुई में पाया जाता है, सही है। बॉक्साइट मुंगेर, रोहतास, चूना पत्थर, रोहतास, कैमूर, सही है। लॉयस किशनगंज और पूर्णिया, किशनगंज में वर्षा होती है, चाय वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो लॉयस किशनगंज और पूर्णिया में ना होकर ये कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो है लौह अयस्क मुख्य रूप से जमुई जिले में पाया जाता है, ठीक है। जमुई जिले में पाया जाता है, सोना भी यहीं मिलता है ना। देश के कुल भंडार का 44% बोला जा रहा है यहीं पर है। जमुई में एक जगह है सोनो प्रखंड में भी जगह है एक करमटिया, ठीक है। यहाँ पर देश का 44% सोने का भंडार पाया जाता है, ठीक है। और बॉक्साइट जो है मुंगेर, रोहतास, मुख्य रूप से खड़गपुर पहाड़ी, याद रखिएगा, खड़गपुर पहाड़ी में पाया जाता है और जो है सो ये रोहतास ज़िले में भी पाया जाता है, ठीक है, नाम यहाँ दिया ही गया है। निम्नलिखित में से औसत वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, तो 1 नंबर आप यहाँ रखिए। उसके बाद पूर्णिया में होता है, 3 नंबर रखिए। उसके बाद पटना में होता है, उसके बाद गया में सबसे कम, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। बिहार की भूगोल के अनुसार वर्षा का वितरण जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की होता है। किधर से? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। और ये घटते क्रम में होता है। इस आधार पर सही क्रम जो है वो यही जो है किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, फिर पटना, फिर गया जी नाम है, गया नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिहार का वह मध्यपाषाण स्थल कौन सा है जहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपाषाण स्थल जो है वो पैसरा है, ठीक है, पैसरा, ऑप्शन नंबर डी। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल है और लेटेश्वर गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैसरा ये कहाँ पर है? तो बिहार के मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर जिले में स्थित है और बिहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से बड़ी मात्रा में पत्थर के उपकरण और आवास के प्रमाण मिले हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उसने हजरत आला की उपाधि धारण की, सही है। उसने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी प्रणाली का उपयोग किया, सही है। उसने घाघरा के युद्धों में हुमायूं को पराजित किया, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। घाघरा के युद्ध आपको पता है 1529 में मतलब होता है, बाबर और अफगानी के बीच ये लड़ा जाता है। किसके बीच? तो बाबर वर्सेस अफगानी, बाबर वर्सेस अफगानी। ये जो घाघरा में जो युद्ध हुआ था, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, ये चौसा का युद्ध था, जो कि 40 नहीं, 440, 40 नहीं, 1539 में हुआ था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। और कन्नौज बेलग्राम का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1540 में हुआ था, इसमें भी पराजित किया था, ठीक है।
चलिए, तो कौन सा कथन गलत है? ये तीसरा वाला गलत है। उसने पटना को बिहार की प्रांतीय राजधानी के रूप में पुनर्जीवित किया, ये भी सही है। तीनों तीनों सही है, सी नंबर गलत है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इस समय बिहार के प्रथम उपराज्यपाल पूछा जा रहा है। उपराज्यपाल कौन थे? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। ठीक है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये जो है 1912 से 1915 तक बिहार और उड़ीसा के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में घटित सचिवालय गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये 11 अगस्त को हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो 1942 में चल ही रहा था, आपको पता है। तो इसमें जो है सो 7 छात्र थे। 7 छात्र जो है ये पटना सचिवालय की मुख्य इमारत पर तिरंगा फहराने गए थे, और इसी समय तिरंगा फहराने का प्रयास जब ये कर रहे थे, इस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है वो आदेश देती है, और पुलिस जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या रहेगा, तिरंगा ही फहरा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार आदेश देती है पुलिस को, और पुलिस जो है गोलियां चलाते हैं, जिसमें इन 7 छात्रों की मौत हो जाती है, जिन्हें हम 7 शहीद के नाम से जानते हैं। और इनकी याद में आज भी पटना सचिवालय के सामने शहीद स्मारक बना हुआ है। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण कहाँ दिया था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण इन्होंने छपरा में दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान चला था, और गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया ताकि जन समर्थन जुटाया जा सके, और दिसंबर 1920 में अपनी बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने छपरा, जो कि सारण जिला में है, सारण जिला का दौरा किया था। क्लियर है? चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों को उनकी जनसंख्या के बढ़ते क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम जिला जो है, सबसे कम जो ये है, क्या कहते हैं उसे, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तो अगर शेखपुरा दिखे तो सबसे पहले उसी को टारगेट करना है। शेखपुरा, तो ये दोनों कट गया, डी तो नहीं होगा, अब बी और सी में कोई होगा। तो शेखपुरा के बाद अगर बारी आती है तो शिवहर की आती है, इसके बाद अरवल, इसके बाद लखीसराय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तब शिवहर आपका जवाब होगा, है ना। व्यक्तित्व और नाम उपाधि, कौन से व्यक्तित्व का क्या नाम है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है विभूति बोला जाता था, बिहार विभूति। ऑप्शन नंबर 3। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता था? लोकनायक। 66वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन सेम। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। जगजीवन राम बाबूजी। तो 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, पहले 80। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में की गई थी, खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था। ठीक है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 19 अक्टूबर 1919 को की गई थी। 19 अक्टूबर भी याद रखिएगा। और यह संस्था हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए बिहार की एक प्रमुख और ऐतिहासिक संस्था थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा, और जगन्नाथ प्रसाद, इन व्यक्तियों के द्वारा, मतलब इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में, जो कि 19 अक्टूबर 1919 को किया गया था। चलिए, खेल और आयोजन वर्ष, कौन सा खेल कहाँ? तो नेशनल यूथ गेम्स 2028 में होगा। विश्व कप हॉकी और राष्ट्रमंडल खेल, चलिए विश्व कप हॉकी और राष्ट्रमंडल खेल 2030 में, राष्ट्रीय खेल 2034 में, और FIH हॉकी प्रो लीग 2026 में। तो सही दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। मार्च 2026 को मध्य पूर्व में तनाव के बीच रसोई गैस LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में कौन सा कानून लगाया गया है? तो आवश्यक सेवा आरक्षण कानून लगाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और 10 मार्च 2026 को मध्य पूर्व में जो तनाव हुआ है, इसके बीच रसोई गैस यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा देश भर में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून जो है वो लगा दिया गया है। और अब जो है आपको गैस की बुकिंग जो पहले 22 दिनों में या 30 दिनों में हो जाती थी, उसके लिए अब 45 दिन आपको इंतजार करना होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गैस की कालाबाजारी को रोकना है, घरेलू आपूर्ति बनाए रखना है, और हड़ताल को टालना है। ठीक है, रसोई गैस की किल्लत को रोकने के लिए अब 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच अब जो है मतलब पहले 25 दिन, अब 45 दिन का अंतर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए
अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है? आखिर ईरान क्या चीज़ है ये अभी ट्रंप से ज़्यादा कौन जानता होगा। पागल आदमी को सत्ता में बैठाने का चीज़ ही नहीं है कभी, क्या ही बोला जाए। कितना बड़ा सनकी है ये तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि ठीक इस बार पाला पड़ा है इसका ईरान से, है ना। तो कौन सा द्वीप पर? तो ये द्वीप जो था वो खार्ग द्वीप था, ठीक है, खार्ग द्वीप पर। और 14 मार्च 2026 को अमेरिका के द्वारा ईरान के खार्ग द्वीप पर जो है वो भीषण बमबारी कर द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। और खार्ग द्वीप जो है वो फारस की खाड़ी में स्थित है। हो सकता है जी इससे कुछ पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रख लीजिए। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी पर स्थित है ना, फारस की खाड़ी में स्थित है। वर्ष 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी जो है वो 16/3/2026 को हिंदी साहित्य 24 भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। और लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब इनकी जो कीर्ति है जिसके लिए मिला है वो है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है इन्हें हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और ममता कालिया को वर्ष 2017 में उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री के 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य है, तो ये कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास में तेजी लाना और उत्पादकता को बढ़ाना, सही है। दूसरा कर्तव्य लोगों विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा कर्तव्य सार्थक भागीदारी के साथ सबका विकास पर बल देना। तो तीनों के तीनों है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान चौथा चरण शुरू हुआ है। बताएं कि इस यात्रा के दौरान वे राज्य के कितने जिलों का दौरा करेंगे? तो राज्य के 8 जिलों का ये दौरा करने वाले हैं, ठीक है। 17 मार्च 2026 से ये यात्रा जो है इसका चौथा चरण शुरू हुआ है। इस यात्रा के दौरान वे राज्य के 8 जिलों का दौरा करेंगे। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, मुंगेर है, लखीसराय है, गया है, ठीक है, गया है और औरंगाबाद है। ये 8 जिले हैं। आप देखिए सभी जो है दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर, है ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ने 99.93, पता नहीं बिहार कब इस आंकड़े को छुएगा, तो 99.93 की साक्षरता दर हासिल कर लद्दाख के बाद देश का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित बन गया है। और चंडीगढ़ में महिला साक्षरता 90.7% से बढ़कर 99.89% हो गया है, ठीक है। भारत सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है, ठीक है। पूर्ण साक्षर का अर्थ होता है कि 100% साक्षरता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 95% से अधिक साक्षरता दर प्राप्त करना, है ना। पूर्ण साक्षर का मतलब 95 का आंकड़ा अगर आप पार करेंगे तो आपको पूर्ण साक्षर बोला जाएगा। चलिए 88 नंबर, वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो आर वैरामुथु को जो है वो 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है तमिल कवि हैं और गीतकार भी हैं, लेखक भी हैं ये आर वैरामुथु। और भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति ने मार्च 2026 में उनके नाम की घोषणा कर दी थी। क्लियर है। 98 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन नंबर बी। वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशन पॉल थॉमस एंडरसन ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। निर्देशक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो पॉल थॉमस एंडरसन के द्वारा किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसले के अनुसार किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली कामकाजी महिला कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है? तो ये 12 सप्ताह, यानी कि 3 महीने, है ना। 3 महीने से अधिक उम्र के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली जो महिला कर्मचारी होगी उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, ठीक है।
और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि गोद ली गई संतान ऐसी माताओं को भी 12 सप्ताह के संवैधानिक जो अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश, उसका अधिकार है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है कि 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.8% है। ठीक है, 54.8% है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में अगर द्वितीय से क्षेत्र का पूछ लिया जाए योगदान कितना है, तो आपका जवाब होगा 26.8%। और इसके अंतर्गत जो है अगर निर्माण क्षेत्र का हिस्सा पूछ लिया जाए तो 15.1% तथा विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 9%। सारा फिगर आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल है, सही है। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल है, सही है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन है कि भारत T20 विश्व कप जीतने वाला पहला पुरुष टीम बन गया है। भारत 3, अच्छा 3 है, ठीक ठीक। भारत 3, तो एक बार 2007 में, फिर 2024 में, फिर इस बार लगातार 2026 में, तो ये सही है। भारत घरेलू मैदान पर टूर्नामेंट जीतने वाला और T20 खिताब का बचाव करने वाला मतलब 2024 में भी जीता था और 26 में भी। ठीक है, और घरेलू मैदान पर हुआ है तो बचाव भी हुआ है, तो ये भी सही है। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया था, तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान में कितने दिनों के शोक की घोषणा की गई है? तो 40 दिनों की शोक की घोषणा की गई है दोस्तों। ठीक है, और अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। खामेनेई ईरान की राजनीतिक और धार्मिक प्रणाली में लंबे समय से जुड़े हुए थे और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे ये। ठीक है, वे इस्लामी क्रांति के बाद दूसरे सबसे सर्वोच्च नेता थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते थे। ठीक है, और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ और 28 फरवरी 2026 से इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का दर्जा किस गांव को प्रदान किया गया है? तो सतनावरी गांव जो कि नागपुर में है। ठीक है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का दर्जा इसे मिल गया है और अगस्त 2025 में घोषित इस पहल में गांव को AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खेती, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट आंगनबाड़ी और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कुआलालंपुर में किया गया है। ठीक है, और ये 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। चलिए कथन और कारण से एक क्वेश्चन आ ही गया फिर से, आपका फेवरेट वाला। तो कथन दिया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ रुपया है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का प्राथमिक घाटा 11,357 करोड़ रुपया है। तो मतलब ए सही है, परंतु कारण जो है वो आर गलत है। ठीक है, इसका कारण ये नहीं है, तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है वो 41,223 करोड़ रुपया है, लेकिन प्राथमिक घाटा 21,544 करोड़ रुपया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की राजस्व घाटा जो है वो 357 करोड़ रुपया है और राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात जो है 2021-22 के 15.8% से बढ़कर 24-25 में 22.3% हो गया है, जबकि इस दौरान राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2% से घटकर 77.7% हो गया है। क्लियर है? 98 नंबर क्वेश्चन, शांति बिल 2025 जिसे राष्ट्रपति द्वारा 20 दिसंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान किया गया,
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी। शांति का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल 2025 का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया था। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश कराना है। और भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन 2025 में 9 गीगावाट से बढ़कर 2047 में 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में सोमालीलैंड को देश की मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश इजराइल बन गया है, जिसने सोमालीलैंड को देश की मान्यता दिया। सोमालीलैंड जो है वो 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की, और उसके बाद जो है इसकी राजधानी हरगेइसा है। ठीक है, सोमालीलैंड की सीमाएं जो है वो सोमालिया, जिबूती और इथोपिया से मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में असत्य युग्म का आपको चयन कर लेना है। तो पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, ये जीत चुके हैं। बी नंबर है पुरुष एकल उपविजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये जीते हैं। महिला एकल विजेता एरिना सबालेंका बेलारूस, ये नहीं जीती हैं। महिला एकल की विजेता जो हैं वो एलेना रिबाकिना है। ठीक है, एलेना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं। पुरुष युगल विजेता क्रिस्टियन हैरिस अमेरिका और नील स्कूप्सकी ब्रिटेन। तो ये तीनों सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है और गलत ही हमको चुनने के लिए बोला गया था। तो ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एडुटेरिया के द्वारा FLT टेस्ट हुआ था, है ना, FLT 18 GS का, जनरल स्टडीज़ का, जो कि 4 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। वीडियो कैसा लगा, सेट कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार करंट अफेयर्स जो है बहुत जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कहेंगे सिर्फ बोलते हैं, तो जो भी ऑथेंटिक चीज़ होगी वही लेकर आऊँगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि एग्जाम से पहले आपको बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड में रहना है, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। तैयारी आपने की है, रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।